नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आपके घर खरीदने के फैसले को कई छोटी बड़ी बातें प्रभावित करती हैं। कुछ आपके हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। नया जमीन अधिग्रहण बिल भी एक ऐसा ही कारण है जिसे रियल एस्टेट मार्केट पर काफी असर पड़ने वाला है। तो क्या इस नए कानून से जमीन की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी? क्या पहले से महंगी प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएगी? और क्या किसानों को उनका हक दिलाने वाला कानून इंडस्ट्री के साथ साथ घर खरीदारों पर भी भारी पड़ेगा? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार के जानकार और जमीन अधिग्रहण बिल पर काफी रिसर्च कर चुके कुशमैन वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद नंदन। इंडस्ट्री का पक्ष रखेंगे आरआर काबिल बनाने वाले रामरत्ना ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमीन अधिग्रहण बिल पर बातचीत करने के लिए आम्रपाली बिल्डर्स के सीएमडी अनिल शर्मा, जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को काफी नजदीकी से देखा है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अरविंद जी आपसे, आपने काफी रिसर्च भी किया है इस बिल के ऊपर। तो ये जो जमीन अधिग्रहण बिल आया है, तो अब हम जिस तरह का हालात यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर देख रहे हैं, जिस तरह के मार्केट कंडीशन आज हैं, जिस तरह की इकोनॉमी से हम गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री के लिए शायद एक और शॉक का काम करेगा? मैं ज़रा उलझन में हूँ विपिन जी। मैं हाँ भी कहना चाहता हूँ और ना भी। शॉक का काम कर सकता है क्योंकि जो प्रावधान हैं लैंड एक्विजिशन और आरएनआर के, जो दोनों प्रावधान हैं, दोनों को मिलाकर लैंड एक्विजिशन की जो टोटल वैल्यू है वो अर्बन एरिया में ही करीब 2.5-3 गुना हो जाएगी। हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, और रूरल एरिया में तो और भी बढ़ सकती है, करीब 4 गुना हो सकती है, 4 गुना से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए शॉक का काम कर सकता है। हालांकि ये प्रावधान सब पर नहीं लागू होते, लेकिन ये मानना लाजिमी है कि जब किसी एक प्रॉपर्टी को किसी एक एक्वायरर ने एक्वायर किया तो उसके बगल वाली दूसरी प्रॉपर्टी पर कोई कम कीमत पर बेचने की शायद बेचने का इरादा ना रखे फ्यूचर में, तो वो भी बढ़ाना चाहेंगे। तो दाम बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। ना इसलिए क्योंकि अगर इसे ना किया जाए तो क्या होगा। हमने देखा है काफ़ी लंबे समय से कि देश में काफ़ी अनरेस्ट हो जाता है जब लैंड एक्विजिशन की बात आती है, चाहे वो पब्लिक पर्पस के लिए हो या प्राइवेट पर्पस के लिए हो। तो उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है सरकार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो ये उलझन ऐसी है जिसमें उन्हें ये कदम उठाना ज़रूरी भी है, और अगर कदम उठाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का भंडार उनके सामने खड़ा है। जैसा कह रहे हैं कि शॉक आएगा, प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, तो रियल एस्टेट जिसपे पहले से ही टैग लगा हुआ है भारत में कि दाम बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी महंगा हो चुका है, प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ये और ज़्यादा वास्तव में महंगा होने जा रहा है वाकई में? क्योंकि आप जिस तरह के क्लॉजेज लेके आ रहे हैं कि 4 गुना कंपनसेशन आपको ज़मीन का देना पड़ेगा गाँव में, 2 गुना देना पड़ेगा शहर में, तो तय है कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्या? देखिए, कीमतें तो बढ़ेगी, और जब जब नया कानून या नई बातें आती है उसमें से उलझनें बढ़ती है। ज़मीन का ये जो कानून बना है इसमें 2 गुना 4 गुना और जो कई सारे जो इसमें विधान इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, सरकार है, सरकार को विधान तो बनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि इसको रेगुलाइज करना है, लीगलाइज करना है। लेकिन आज परिस्थिति है कि देश में किसी भी हालत में अपनी जीडीपी को संभालने के लिए और इस रियल एस्टेट सेक्टर को संभालने के लिए, और आगे ये खाली रियल एस्टेट के लिए नहीं है, आज जो उद्योग लगा रहे हैं लोग, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन ले रहे हैं, वैसे भी आज हमारे देश में ज़मीनें और मकानों के भाव बाकी दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसके सामने न इतनी सुविधाएं। तो इससे निश्चित रूप से रियल एस्टेट के भाव में फ़र्क पड़ेगा और प्रोजेक्ट में और डिले होने के चांस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। राइट। अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। अनिल जी, आपने तो नोएडा एक्सटेंशन में ये जो समस्या है जमीन अधिग्रहण की, इसको बिल्कुल फेस टू फेस देखा है, उसके साथ 2-4 हुए हैं आप, तो इस बिल से आपको क्या लगता है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान निकलने वाला है या इस तरह की समस्याएं और जटिल हो जाने वाली हैं? पर्पस ऑफ एक्विजिशन में कोई चेंज नहीं आया है, पुराने बिल में और नए बिल में। प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन में आया है। अब प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन में देखना है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, जो इसके अफेक्टेड लोग थे या किसान लोग हैं, क्या इनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से रिड्रेस किया गया है? नहीं। अगर रिड्रेस होता है तो क्या इंडस्ट्री अगर महंगी होती है तो दोनों में इम्बैलेंस होता है, तो डेवलपमेंट रुकता है। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं विपिन जी जिसको थ्रेडवेयर रिड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं अगर शुरू से लूँ तो इसमें आप देखेंगे कि कहा गया है कि ये आम सहमति से ग्राम सभा बुलाकर पहले इसकी सहमति ली जाए। उसमें 70% और 80% का कैप लगाया गया है। बिल्कुल हमारा जो देश है
प्रजातांत्रिक देश है और हर एक कस्बे और गांव में हर एक दल या पार्टी या नीतियों को समझने वाले या समर्थन करने वाले लोग होते हैं। वैसी स्थिति में देखिए प्राइवेट जो एक्विजिशन है उसका इन्होंने 100 एकर्स का कैप लगाया है, वो बहुत मायने नहीं रखता है। 100 एकर्स या कम के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उससे ज़्यादा अगर कोई प्राइवेटली भी बाय करना चाहता है उसको RNR पॉलिसी के सारे नॉर्म को फॉलो करने पड़ेंगे। ये एक्चुअली प्रोसेस में एक टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर ये टाइम बाउंड नहीं है, प्राइस फेचिंग है, समय हमेशा जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ाता है। बिल्कुल सही। आप यहाँ पर एक वो प्रश्न उठा रहे हैं कि इन सारी बातों में अगर सब बातों को मान ले तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि इसको किसी समय सीमा में नहीं बांधा गया है कि आपको एक्वायर करना है, आपको 80% लोगों की कंसेंट भी लेनी है अगर आप प्राइवेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको इतना कंपनसेशन भी देना है, लेकिन इन सब में जो समय लगेगा उसके लिए कोई क्लॉज नहीं है और ये समय बहुत कीमती है, इसकी अपनी एक कीमत है। देखिए, इसमें समय सीमा तो होनी चाहिए, वरना आदमी शुरुआत करता है और बातें करता है, उसका इन्वेस्टमेंट, उसकी टाइम, दोनों एफर्ट जाती है। और जितने अधिक लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, ग्राम पंचायत को जो पावर दिया गया है, आज हम सब जानते हैं कि देश में इतनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम चलती है कि ग्राम पंचायत जो प्रमुख है, अगर उसको जिसकी जमीन है उससे अगर कोई तकलीफ है तो उसका काम भी नहीं क्लियर करने देगा। उसकी में क्या ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि पूरी की पूरी ग्राम पंचायत हिंदुस्तान में पॉलिटिकल बेस है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है और वहाँ पे कहीं ना कहीं वापस फिर करप्शन आएगा, फिर कैश मनी और कैश ट्रांजेक्शन की बातें होगी। इसलिए ये हो सकता है कि जो भी जमीन बेचना चाहता है अपने 3 विटनेस रखे। आज भी कई सारे एग्रीमेंट होते हैं इसमें लोग 2 या 3 विटनेस रखते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम प्रमुख ही क्यों, इसमें और लोग ग्राम प्रमुख बनना चाहेंगे। जिस तरह आज मुंबई में लोग नगर सेवक कॉर्पोरेटर बनना चाहते हैं क्योंकि उससे आपके करोड़ रुपए कमाई होती है। ये धीरे धीरे करके एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अरविंद जी, आपको लगता है ये जो क्लॉजेज हैं खास तौर पे, क्योंकि परसेंटेज है, आप किसी भी परसेंटेज 10 कम भी हो सकते थे, 10 ज्यादा, लेकिन 80 वाला जो आंकड़ा, क्योंकि कल भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट की हमने राय सुनी, कई इंडस्ट्री लीडर्स ने बात की, तो उन्होंने 80% वाले क्लॉज पर काफी एतराज जताया कि ये काफी ज्यादा है। देखिए, आप नंदीग्राम या सिंगूर के मामले में भी देखिए, 70% से ज्यादा लोगों की मंजूरी ली गई थी, शायद 21-22% लोगों की मंजूरी नहीं थी। उसके बावजूद इतना बड़ा बवाल हुआ, रायट्स हुए, काफ़ी जान माल की हानि हुई। और NAC जो 3 मेंबर कमेटी थी जो 2011 में जिसने इस पे विचार करना शुरू किया था, उसने भी 70% की ही बात फॉरवर्ड की थी। उसके बावजूद ये देखा गया कि 70% से ऊपर की रजामंदी होते हुए भी कई दफ़े प्रॉब्लम हो जाती है। शायद उसको सेफगार्ड या उसको रोकने के लिए 80% तक का प्रावधान बनाया गया है। मैं सहमत हूँ हमारे दोनों वक्ताओं से, लेकिन मुश्किल यह है कि अगर आप 70% पर रुकते हैं तो आपने देख लिया ऑलरेडी हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। शायद उसको कवर करने के लिए 80% कर दिया। मैं ये नहीं कह सकता कि 80% के बावजूद आप सेफ हैं जी। हो सकता है 19% भी किसी समय पर इतना जोर आजमाइश कर सकें कि शायद आपको वो भी नाकाफी लगे। तो ये कैच 22 सिचुएशन है। 80% काफ़ी ओनरस है, काफ़ी बर्डनसम हो सकती है, लेकिन शायद वो 70% से सबक लेकर उसको 80% कर दिया है। तो एक तरह से सेफ प्ले करने की कोशिश की गई है। हालांकि इंप्लीमेंटेशन में मेरा ख्याल है काफी मुश्किलें आएंगी। इंप्लीमेंटेशन में मुश्किल आएगी और यही हमारा मुख्य मुद्दा भी है कि नियम अच्छा है, नियम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना प्रैक्टिकल होगा। तो आगे बात करेंगे इसके इंप्लीमेंटेशन पे और साथ ही इस नए बिल के कुछ और पहलुओं को लेकर सामने आएंगे और देखेंगे कि उससे रियल एस्टेट मार्केट पर कितना फर्क पड़ रहा है। कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। सच बताओ, I'm very shy. So when he asked me to do it for the first time, you can say I was thought nervous. Still he calmed me down and looked into my eyes, took my hand in his, and we did it. बनिए हिस्सा नेटवर्क 18 की रजिस्टर टू वोट कैंपेन का। लॉग ऑन कीजिए www.firstpost.com/firstvote पर वोटर बनो, इंडिया बनाओ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का स्पेशल एडिशन, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण बिल की और इसका क्या इंप्लीकेशन है रियल एस्टेट मार्केट के लिए। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल शर्मा जी, आपके पास आएंगे। जो एक प्रश्न हमने कार्यक्रम के शुरू में ही उठाया कि यहाँ पर जो भी ये नए प्रावधान आए कि आपको जमीन एक्वायर करने के लिए अब रूरल एरियाज में 4 गुना कीमत का देना होगा, मार्केट वैल्यू का, अर्बन एरियाज में 2 गुना देना होगा। लेकिन एक तरफ जहां हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की और दूसरी तरफ आप किसी भी जमीन की मौजूदा कीमत का अगर 4 गुना देने जा रहे हैं, यानी आपका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वही आपने महंगा कर दिया, तो अफोर्डेबल हाउसिंग शायद बन ही ना पाए। आपको क्या लगता है कितना महंगा हो जाएगा इससे घर खरीदने का सपना? देखिए विपिन जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यदि लैंड जो किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी घर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, यदि आप लैंड का प्राइस ही बिल्कुल ओवर बजट कर देंगे तो ऐसी स्थिति में अफोर्डेबल होम्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात यह है, चाहे गवर्नमेंट एक्वायर करके आपको दे या स्वयं भी आप एक्वायर करते हैं, दोनों केसेस में प्राइसेस ऑलमोस्ट बढ़े हुए होंगे। तो ऐसी स्थिति में अफोर्डेबल होम जो हिंदुस्तान में अभी एक रिवोल्यूशन सा शुरू हुआ था वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। देखिए, डिमांड तो हमेशा खड़ा रहता है। डिमांड को आप क्वेंचअप तभी करेंगे जब सप्लाई बढ़ाएंगे, और सप्लाई तभी बढ़ाएंगे जब आप उनके अफोर्डेबल लिमिट में वो बना सकेंगे, उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो एक तो ये कंसर्न बहुत ही है। दूसरा, अगर समय के साथ साथ भी प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा और उस समय के बढ़ने के कारण जो उसके कीमतों में जो वृद्धि होगी वो भी कहीं ना कहीं होम बायर चाहे एंड कंज्यूमर जो होते हैं उनको प्रभावित करेगा। तो हमारा ये हमेशा से कहना है कि ठीक है, RNR पॉलिसी बहुत अच्छी है, किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म नहीं हुए अभी। लैंड रिफॉर्म नहीं होने के कारण भी एक्विजिशंस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आप देखें, आज के डेट में छोटे छोटे भागों में खेत बंट चुके हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे भाग में खेत बंट रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे खेत बंटने के बाद न तो वो खेती कर पाते हैं, न ही वो चाहे अपने ज़मीन को लिक्विडेट करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना हो, बेटियों की शादी करनी हो, या कोई और भी मसले होते हैं। वैसे केसेस में लैंड उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर वो भी कभी ऐसा हो जाए कि ये बिल्कुल जो परचेजर है उसके पॉकेट से बाहर चला जाए तो शायद उनकी लिक्विडिटी भी घट जाएगी। वैसे केसेस में दोनों सफरर होंगे। तो एक तो एंड कंज्यूमर भी सफर हो रहा है, दूसरा स्टेक होल्डर भी सफर हो रहा है, और तीसरा जिनकी जगह है, जो मालिक हैं, वो भी सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक रास्ता अमेंडमेंट के थ्रू निकालने की कोशिश होगी। लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है। अरविंद जी, यहाँ पर एक और जो प्रश्न हम बातचीत कर रहे थे अभी के मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू का उन्होंने कहा है कि 4 गुना देना होगा या 2 गुना देना होगा। तो ये जो मार्केट वैल्यू है ये कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर रही है। बहुत अच्छा प्रश्न विपिन जी। हमने ये देखा है कि पहले से बात कर लें कि लॉ में क्या उन्होंने लिखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक्वायर करना होगा 4 गुना या 2 गुना, और मार्केट वैल्यू के लिए आपको या तो जो करंट ट्रांजैक्शन है उनमें से देखना होगा, या अगर नहीं है तो पिछले 3 साल का के जो ट्रांजैक्शन है उनका एवरेज लेके देखना होगा। मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहली समस्या आप इसका उत्तर कहाँ से निकालेंगे कि मार्केट वैल्यू आप कैसे निर्धारित करेंगे? या तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूज लेंगे जो कि लॉ में कहा गया है। अब ये एक बहुत जानी हुई चीज़ है, जाना हुआ फैक्ट है कि रजिस्टर्ड वैल्यूज इंडिया में कई दफ़े सही मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती, खासतौर पे अगर अब रूरल एरिया में जाएं तो वहां पर और रूरल एरिया में तो कई दफ़े रजिस्ट्रियाँ ही नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर वो किसी और दाम पर हैं, कम दाम पर हैं। अगर आप उसको लेके मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो आपको सबसे पहले समस्या आएगी। कहीं ये भी हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन ही ना मिले, तो आप कैसे करेंगे? तो जो एक रियल एस्टेट वैल्यूएशन का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, जिसके हिसाब से आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो से वैल्यू तय करते हैं या किसी ऐसे साइंटिफिक मेथड से करते हैं, उसका फिलहाल कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि मार्केट वैल्यू के अलावा आपको जो उसके ऊपर एसेट्स हैं ऑलरेडी, उनकी वैल्यू भी तय करके उनका भी दाम इंक्लूड करना है। उसमें फिर ये समस्या आने वाली है कि आप उसकी वैल्यू या तो डिप्रिशिएटेड लेंगे या करंट जो बुक्स पे है वो लेंगे, या फिर आप रिप्लेसमेंट लेंगे। चीजें बहुत ज्यादा उलझने की स्थिति जी हाँ बिल्कुल बन जाएगी, जटिलता बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है।
बिल्कुल। यहाँ पर एक क्लॉज और है जिसका जवाब मैं आपसे जाऊंगा काबरा साहब, कि 40% अगर ज़्यादा मुनाफा लेकर आप इस ज़मीन को बेच देते हैं, एक क्लॉज है जो कि इस बिल के अंदर ही है कि आपने ज़मीन अधिग्रहण की और आपने उसमें 40% से ज़्यादा कुछ मुनाफा लेते हुए बेच दिया, तो आपको अब ये मुनाफा जिससे आपने मालिक से खरीदी है उसके साथ भी शेयर करना होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो इसमें एक समय सीमा बांधनी पड़ेगी। अगर मैं आज ज़मीन लेता हूँ और 3 साल बाद बेचता हूँ और 40% से ज़्यादा कमाता हूँ तो कोई गुनाह नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एवरेज बिजनेस में या इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, दो तरह से इसमें लोग लेंगे। या तो लोग इन्वेस्टर के हिसाब से जाएंगे इसमें, लेकिन ये 40% का प्रावधान है तो इसमें शायद इन्वेस्टर नहीं जाए। लेकिन मैं कोई कारण से जगह लेता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि बल्कि प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो मैं बेचना चाहता हूँ वापस, तो वैसे किस्से में कहीं ना कहीं आपको समय सीमा बांधनी पड़ेगी। भाई अगर आप 1 साल में बेचते हैं उससे ऊपर, इसका मतलब आपने स्पेकुलेशन ट्रेडिंग किया एक तरह से, आप तब तक ठीक है। लेकिन अगर 1.5 साल या 2 साल के ऊपर कोई कारण से मेरे पास जगह रह जाती है और मैं उसको 40% से ज़्यादा कमाता हूँ तो कौन नहीं कर रहा है। आज बैंक के ब्याज 12%, 13% और आम आदमी के लिए तो 15% के आसपास ब्याज मिलता है, तो ऑलमोस्ट ब्याज की जितनी इनकम है। तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ कानून, हाँ आपको लगाना है, आप 1 साल की सीमा बांधिए, 1.25 साल की सीमा बांधिए मैक्सिमम, नहीं तो क्या होगा कि इसमें आप उलझन पे उलझन बढ़ाते जाते, आप इसको हर एक को आप रोक नहीं सकते। जी, तो यहाँ आपने काफी एक वैलिड प्रश्न उठाया कि कहीं ये पूरी चीज लैंड स्पेकुलेशन, लैंड ट्रेडिंग को तो बढ़ावा नहीं दे रही। इस प्रश्न को भी हम उठाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके कारण पैदावार बढ़ी और उसके कारण सरकार खाद्य सुरक्षा अध्यादेश ला पाई, क्योंकि ये वादा है सरकार का कि किसी को भी भूखे पेट न सोना पड़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को 5 जुलाई 2013 को स्वीकृति प्रदान की और विधेयक संसद में विचाराधीन है। अपनी खाद्य सुरक्षा का हक लीजिएगा जरूर। कृषि प्रधान देश भारत की इकोनॉमी में कैसे किसान दे सकते हैं अपना सहयोग, कैसे टेक्नोलॉजी और पेस्टिसाइड्स के जरिए बढ़ाई जा सकती है पैदावार और जीडीपी। सब किसानों ने कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें उत्पादन ही होता है। हिंदुस्तान में हंगर है, गरीबी है, तो यो जो निकालने के लिए एक ही उपाय है, एग्रीकल्चर। क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स स्वस्थ स्वच्छ जयते CNBC आवास पर। Presented by Crop Care Federation of India. Moneycontrol.com has been a leader for 14 years. We help millions of Indians take good financial decisions daily. We help them manage their portfolios. We get them in touch with each other and experts, and let them catch up on business news via the internet. All this and a host of innovative features makes Moneycontrol.com India's leading business and financial portal. Hydrant, hydrant, hydrant! Rear-view parking camera and a host of exclusive features only with the Skoda Rapid Leisure. Skoda, simply clever. आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर हम बात कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण बिल की। काफी चर्चा यहां पर हो चुकी है। अब इस चर्चा को हमें कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहेंगे। अनिल जी, एक बात जो यहां पर सब बातों को देखकर दिमाग में आ रही वो ये है कि जब अब लैंड एक्वायर करना मुश्किल हो जा रहा है, महंगा हो जाएगा इस बिल के बाद, तो ऑलरेडी जो डेवलपर्स हैं जिनके पास लैंड बैंक है जो उन्होंने बना के रखा है, आपको लगता है कि अब वो स्पेकुलेशन उसमें चालू हो जाएगा क्योंकि वो जमीन खरीदना बेचना ज्यादा आसान होगा बजाय इसके कि आप नई जमीन एक्वायर करने जाएं तो यहां पर उस जमीन का भाव बहुत तेजी से बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली जो जिनके पास स्टॉक्स हैं या जिनके पास काफ़ी लैंड है, डेफिनेटली चूंकि अब एक्विजिशंस काफ़ी
इनकम्बरसम हो गया है और काफ़ी मुश्किल हो गया है, कॉस्टली हो गया है, हो जाएगा, तो वैसे केसेस में जिनके पास है वो जो आपने आशंका जताई उसकी पूरी संभावना है। दूसरी जो एक पहली बात आपने कही थी कि जो रेट कैसे निर्धारित होगा, उसमें कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित रेट या सेक्टर रेट और पिछले 3 साल का जो हाईएस्ट रेट है, दोनों में जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को मार्केट रेट गिना जाएगा। तो जो आपने अभी आशंका जताई कि जिनके पास लैंड बैंक्स हैं, जिनके पास लैंड अवेलेबल है, बड़े बड़े चंक हैं लोगों के पास, डेफिनेटली उसमें ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं और उस पर जो बनने वाले घर हैं या उस पर बनने वाले जो एसेट्स हैं वो महंगे हो सकते हैं। जी, तो यहाँ पर अरविंद जी जैसा कह रहे हैं कि ऑलरेडी अब आप जब आप महंगी ज़मीन खरीदेंगे तो महंगा होना ही है बनने वाली चीज़ों को, तो आपको लगता है कि इससे कितना परसेंटेज, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्योंकि बात है कि भाई 2 गुने दाम बढ़ जाएंगे, मान लीजिए 10% महंगा होता है, परसेंटेज टर्म में हम कुछ निकाल पाएंगे कि कितना यहाँ पर इंक्रीज आएगा प्राइस में? बिल्कुल, हालांकि आपने संक्षेप में जवाब चाहा है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 पॉइंट्स पर थोड़ा लाइट डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो करंट लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके हिसाब से भी आपको लैंड वैल्यू प्लस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू प्लस 30% सोलेशन देना होता है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लैंड वैल्यू पर ही आप एक्वायर करते हैं, ये सब देना होता है। इस केस में आपको अगर रूरल है तो 4 गुना और अर्बन है तो 2 गुना देना है। अब जो इम्पैक्ट आएगा प्राइसिंग पे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो फिनिश प्रोडक्ट प्राइस है, अगर कमर्शियल की मैं सिर्फ बात करूँ जो ज़्यादा आसान है आंकना, रूरल एरियाज में उसकी वैल्यू कम से कम 25 से 30 गुना बढ़ जाएगी फिनिश प्रोडक्ट की। अर्बन एरियाज में करीब 50-55% बढ़ जाने की पूरी संभावना है। कहना यह है कि रूरल एरियाज में आप शायद अर्बन दामों पर फिनिश प्रोडक्ट बना पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो लैंड कंपोनेंट है आपके फिनिश प्रोडक्ट में, वो पहले अगर 8 से 10% था तो अब वो कम से कम 25 से 50% या 60% हो जाएगा। तो एक ये भी देखना होगा कि आपके मार्जिन बहुत बुरी तरह से स्क्वीज हो जाएंगे, क्योंकि आप रातों रात प्राइस तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो आपके मार्जिन स्क्वीज होने लगेंगे, यील्ड्स कम होने लगेंगी। तो करीब 50-60% हो सकता है कि आपका इन्फ्लेट हो जाए प्राइस, लेकिन यील्ड आपकी साथ में कंप्रेस हो जाए। ये एक बहुत बड़ा और इर्रिवर्सिबल, इससे खरीदने वाले को तो मुश्किल होगी, इंडस्ट्री के भी, जी इन्वेस्टर के लिए भी मुश्किल हो सकती है, और साथ में इंडस्ट्री के भी मार्जिन्स यहाँ पर काफी टाइट हो जाएंगे। एक बात साफ कर दूं कि हालांकि बिल उन लोगों को नहीं रोकता या उस प्रावधान उन पर नहीं लगाता जो सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए 50 एकड़ से कम की जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन ये सोचना बहुत लाजिमी है कि जब एक प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाएगा तो उससे छोटे साइज वाला कोई दूसरा सेलर भी चाहेगा उसी दाम पर बेचें, और इसलिए एक रिवर्सिबल ट्रेंड हो सकता है। राइट, यहाँ पर काबरा साहब आपसे एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल होगा ये कि इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया और वो भी विपक्ष सुषमा स्वराज जी के कहने पे इसमें डाला गया, क्योंकि विपक्ष काफी विरोध कर रहा था कुछ चीजों को, तो यहाँ अमेंडमेंट किया गया। उसमें से एक प्रावधान ये है कि अधिग्रहण करने की बजाय लीज पर भी कोई चाहे तो किसान या जिससे भी वो जमीन लेना चाहे तो ले सकता। तो आपको लगता है कि रियल एस्टेट में तो शायद लीज पर लेकर ये बात शायद बैठेगी ही नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट काम करेगा कि आप लीज पे ले लें और फिर उस पर एक दिन जब आपकी लीज खत्म होगी तब वापस वो मालिकाना हक पुराने आदमी को ही चला जाएगा? ये कितना वैलिड पॉइंट लग रहा है आपको? देखिए, लीज का ऐसा है कि लीज आप कितने साल की होती है। आज कम से कम अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसकी लाइफ 50-60 साल होती है जी। अब वो 50-60 साल जो लीज देने वाला वो रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी गारंटी नहीं है। आयु के हिसाब से बोलता हूँ, कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। अगर आज भी जैसे कहते हैं मुंबई में पूरी प्रॉपर्टी सारी लीज की चल रही है, लेकिन वो स्टेट से चल रही है या गवर्नमेंट की चल रही है। प्राइवेट की लीज का करने में ऐसे सच कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कौन देगा? आज सबको मालूम है कि हालांकि इसमें क्लॉज रखा गया है कि इसका निर्णय जो है वो सरकार लेगी, ना कि वो व्यक्ति लेगा, लेकिन हाँ लीज का प्रावधान है। लीज को सरकार क्या क्या अपना कहाँ का बीच में आएगी? लीज पे आज कौन देगा? लीज पे फिर आपका इंक्रीमेंटल क्या होगा? ये कोई प्रोफेशनल कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल नहीं है। हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल से पिछले 5-7 साल में जो प्रॉपर्टी का रेंटल एक लीगलाइज और सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल चला है। अब उसमें भी यानी क्योंकि बड़ी सारी फॉरेन से ब्रोकरेज कंपनी आ गई, अच्छी कंपनी आ गई, तो लीगलाइज हो रहा है। अगर ये होगा भी तो इसको समझने में और लागू करने में और रियल प्रैक्टिकल में होने में शायद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, उसके अगले जीवन में कहीं हो पाएगा। जी, चलिए इसी के साथ अब इस चर्चा को हम यही खत्म करेंगे। तो हमारे तमाम मेहमानों से बातचीत करने के बाद सार यही निकल रहा है कि जमीन अधिग्रहण बिल एक अच्छे मोटिव के साथ जरूर कहा जा सकता है कि लेकर आया, जहां पर आप इकोनॉमी में एक पैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसानों को भी उनका वाजिब हक देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन ये भी हो सकते हैं कि यहाँ पर रियल एस्टेट में जहां हम एक तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोगों को सस्ते घर मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, जहां इंडस्ट्री के लिए बेहतर मौके देने की बात कर रहे हैं, वहां पर जमीन महंगी होगी और इसका असर कीमतों पर भी दिखाई देगा। इसी के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और यहां पर हम
हमारे दर्शकों से भी कहेंगे अलविदा और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। India Real Estate Guide presented